देर बाद रमन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका भाई यहाँ नहीं है। उसने सभी कमरों में सर्च करने के बाद देखा कि वो तो बाहर वाले गेट के सामने फर्श पर पड़ा है। उसको जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रात को कुछ रिश्तेदारों के साथ हॉस्पिटल में ही रुकने के बाद अपने फूफा को हॉस्पिटल में ही अपने भाई के पास छोड़कर अगले दिन रमन दूसरे रिश्तेदारों के साथ घर का काम निपटाने चला गया। रमन को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर का माहौल दिन ब दिन कैसे बिगड़ता जा रहा है। उसके ससुराल पक्ष वाले भी उसको डांडस बंधा रहे थे, पर वे पास में खड़ी अपनी लड़कियां घूंघट अभी तक खुलवाने में असमर्थ थे। रमन का भाई 2 दिन के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। हाँ, उसे होश आ चुका था, पर वो डरा सहमा सहमा सा था कि पता नहीं उसने क्या देख लिया। जब वैशाली उसके घर वाले रमन के साथ उसके भाई से मिलने गए तो रमन का भाई अपनी घूंघट में खड़ी भाभी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कुछ कह रहा था और वह बहुत उत्तेजित हो गया। उसको कुछ स्टाफ के सदस्यों ने पकड़कर उसके बेड पर बांधा, जबकि उसके पूरे घर वालों को रूम से बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद रमन के भाई को भी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद रमन के भाई की भी मौत हो गई। रमन का अब पागलों जैसा माहौल हो गया। ऐसे ही चलते अब 15 से 20 दिन बीत चुके थे। रमन के घर में मातम पसरा था। उसकी माँ व बहन भी बेड पर आ गई थी। हर रोज़ उनका चेकअप करने उनके घर डॉक्टर आया करता। उसकी 2 बुआ और उसके अंकल भी अभी तक उनके घर पर ही रह रहे थे। रमन का एक जिगरी यार जो डेली उसके पास ही रहता था, उसको अकेले में बुलाकर बोलता है, रमन, वैसे जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और तू मेरा भाई है, जिगरी यार है, तुमको तो बताना ही पड़ेगा। रमन बड़े अचंभे से, क्या बात है? रमन का दोस्त बोलता है, मैं तुम्हारे आस पड़ोस में दूर दूर तक जहाँ भी जाता हूँ ये बात सुनता हूँ कि रमन के घर जो दुल्हन आई है घूंघट वाली, वो अंधेरी रात में कभी सेक्टर 7 तो कभी सेक्टर 5 की सड़कों पर घूंघट ओढ़े घूमती दिखाई देती है। रमन व इसके दोस्त ने निष्कर्ष निकाला कि क्यों न रमन की वाइफ के ऊपर ही जांच रखी जाए। दोनों आज की रात सोए नहीं, बल्कि वैसे ही जागते रहे और पड़े रहे। रात को 1 बजे के बाद उनको किसी पागल खनकने की आवाज़ आई। उन्होंने चोरी से रमन के कमरे में जाकर देखा तो उसकी माँ व बहन एक बेड पर सोए पड़े थे, पर रमन की वाइफ वहाँ नहीं थी। उन दोनों ने पूरे घर की खोजबीन की, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वे चुपचाप सोने का नाटक करते हुए पड़े रहे। तभी अचानक वो घूंघट में ही उनको गेट से एंटर करते हुए दिखाई दी। वो जाकर चुपचाप से लेट गई। आज उनका शक यकीन में बदल चुका था। अगले दिन सुबह होते ही उन्हें गुप्त शक्तियों के मालिक बाबा सुनील भगत के बारे में पता चला, जो कि बहुत सी सिद्धियों के मालिक हैं। यह जानकारी रमन को उनके किसी रिश्तेदार ने दी कि अगर घर में आपको लगे कि कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं या भूतिया घटनाओं का आभास होता है तो बाबा सुनील भगत जी से संपर्क करें। बाबा जी से संपर्क करने के बाद पता चला कि वे रोहतक राजेंद्रा कॉलोनी में रहते हैं। बाबा जी ने उनको फ़ोन पर ही बता दिया कि तुम्हारे घर में कोई साया विराजमान है और बाकी की प्रॉब्लम वे वहीं आकर सॉल्व करेंगे। अगले ही दिन बाबा जी ने उनके घर कुरुक्षेत्रा में पहुँचे और रात को उन्होंने उनके घर पर दिए और अग्नि जलाकर अपनी विद्या स्टार्ट की, और कुछ देर में उन्होंने अपनी सिद्धियों से सब कुछ पता लगा लिया। पर उन्होंने अभी भी उनको कुछ नहीं बताते हुए बस इतना कहा कि कल अपनी बहू को आप सभी हमारे घर पर रोहतक में ही लेकर आना, बाकी कल आज वहीं हमारे घर में बने पीरों के धाम पर किया जाएगा। तभी घूंघट में ही रमन की पत्नी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊँगी वहाँ। उसकी आवाज़ में एक डर का माहौल था। तभी बाबा जी बोलते हैं,
तुम कौन होती हो ना आने वाली? अगर तुम जहन्नुम में भी छिप जाओ तो तुम हमारी शक्तियाँ तुम्हें लेकर आएंगी। अगली सुबह 2 गाड़ियाँ भरकर रमन और उसके ससुराल पक्ष से रोहतक सुनील बाबा के घर पर पहुंची। आज वैशाली ने भी जाने से मना नहीं किया। बाबा के कमरे में सभी बैठ गए। बाबा ने एक जगह थोड़ी सी आग जलाई और बहुत से दिए और अपने मंत्रोच्चारण स्टार्ट कर दिए। घूंघट वाली वैशाली दुल्हन को अपने सामने बैठाया। तभी मंत्रोच्चारण करते करते ऐसे लगा कि जैसे बाबा जी के अंदर किसी दूसरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया हो। उन्होंने वैशाली से पूछा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तभी वैशाली ने कहा, मैं वैशाली हूँ, वैशाली। बाबा ने बोला, तुम वैशाली नहीं, वैशाली तो ये खड़ी है, तुम कौन हो? ये सब सुनकर वैशाली और रमन के घर वालों के पैर के तले से ज़मीन निकल गई। बाबा जी फिर से बोले, कौन हो बताओ। वैशाली फिर पूरे क्रोध में आकर जोर से बोली, मैं वैशाली ही हूँ, वैशाली ही हूँ, जोर जोर से। वो हंसने लगी। तभी बाबा जी ने अपनी एक छड़ी उठाई और ज़ोर ज़ोर से वैशाली को मारने लगे। वैशाली की ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगी। रमन को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसका गुस्सा शांत किया। बाबा जी अब पूरे गुस्से में आ गए और बोले, बोल कलमुही बोल, कौन हो तुम? तुमने वैशाली को क्यों मारा? वैशाली के बारे में यह सब सुनकर रमन में उसके ससुराल पक्ष की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह हंसते हुए बोली, तुमने ठीक पहचाना, मैं गंगा हूँ, गंगा। मैं सभी नए दूल्हे के घर वालों को मार डालूंगी। दुनिया में चाहे कोई भी नए दूल्हे के घर वालों हो, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने उससे पूछा कि नए दूल्हे के घर वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उसने बताया कि शाहबाद और कुरुक्षेत्र शहर के बीच उनका गांव पड़ता है। हमारे गांव में एक बारात आई थी, तो दूल्हे के भाई और उसके रिश्तेदारों ने मुझे मेरे पड़ोस से एक गाड़ी में अगवा कर लिया और मेरा बलात्कार करके मुझे मार डाला। तब से इस रास्ते से जो भी नए दूल्हे के घर वाले यहाँ से गुजरते हैं, मैं धीरे धीरे सबका से बदला लेती हूँ। बाबा ने इस पर कहा, माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनसे जाकर बदला लो। वैशाली के शरीर से वो भूतनी बोली, अब मैं उनको कहाँ कहाँ ढूंढूं? मैं ऐसे ही नए दूल्हे के घर वालों को मारकर अपना बदला पूरा करूँगी, मैं नहीं रुकने वाली। बाबा बोला, तुम्हारे साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तुम्हारा इतना अच्छा जीवन चला गया, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब उन लोगों को मत मारो जो बेकसूर हैं, अनजान हैं। उनको अपना जीवन जीने का पूरा हक है। भूतनी बोली, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, सबको मार दूंगी, सबको। बाबा जी बोले, अच्छा तो तुमने इस फूल सी बच्ची को कैसे मारा? इसकी क्या गलती थी? भूतनी चिल्लाते हुए बोली, इसको मारना मेरी मजबूरी थी। जब रमन गाड़ी से पेशाब करने उतरा और वो ड्राइवर सिगरेट पीने के लिए दूर गया, तभी मैंने वैशाली की गर्दन को तोड़ दिया और उसकी बॉडी पर कब्जा करके उसमें रहने लगी। बाबा ने फिर से बोलना शुरू किया, अब तुम्हारा राज सब जान चुके हैं, अब तो घूंघट हटाओ। भूतनी हंसते हुए अपना घूंघट हटा देती है। वैशाली का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और वो चेहरे से बिल्कुल शैतानी बन गई थी। बाबा ने अपनी मंत्र शक्तियों से वैशाली के शरीर से गंगा की आत्मा को निकालकर एक घड़े में कैद कर लिया और उसको एक सुनसान जंगल में जाकर ज़मीन में दफन कर दिया। बाद में वैशाली की आत्मा को रमन की बहन के शरीर में बुलाकर रमन और उसके घर वालों से उसकी बात करवाई। रमन के घर में मौतों का सिलसिला अब बंद हो चुका था, पर उसकी असल ज़िंदगी बहुत तन्हा हो चुकी थी। दोस्तों, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और नई कहानी हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। नमस्कार दोस्तों।